मॉर्निंग बच्चों, जैसा आपको पता है कि पिछली अर्थशास्त्र की कक्षा में हमने मांग विश्लेषण के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। आज की इस कक्षा में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अगली कक्षा में कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, लागत के बारे में बात करेंगे। तो आज की हमारी जो चर्चा का विषय है, आज का जो शीर्षक है वो है लागत, लागत की अवधारणाएं, लागत की अवधारणाएं, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट कंसेप्ट है, कॉस्ट की अगर हम बात करें, लागत की अगर हम बात करें, एक लेमन टर्म में अगर हम बात करें कि लागत क्या होती है, तो हम सीधे ये कहते हैं कि इस चीज़ को बनाने में जो भी पैसा लगा है वो इसकी लागत है, या इस चीज़ को बनाने में जो भी पैसा लगा है वो इसकी लागत है। तो लागत के संबंध में एक सीधा सा हम ये बात लेकर के चलते हैं कि किसी वस्तु को बनाने के लिए जो पैसा हम लगाते हैं वो लागत है, लेकिन उस वस्तु को बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हम उन किसी भी वस्तु को बनाने के लिए बेसिकली 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन 4 चीज़ों से मिल करके कोई भी वस्तु का निर्माण होता है, और जब जो भी पैसा, जो भी पारिश्रमिक हम इन 4 चीज़ों को, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को जो भी रेम्यूनरेशन देते हैं, उसका जो योग होता है वो बेसिकली लागत कहलाता है। अगर हम लागत की बात करें सिंपली कि लागत कितने तरीके की होती हैं, तो मुख्यतः लागत की अगर हम बात करें तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, बाह्य लागत और अंतर्निहित लागतें। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, बाह्य लागतें एवं अंतर्निहित लागतें, ये 2 प्रकार की लागतें हमारे पास हैं। देखिए, बाह्य लागतें क्या है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, बाह्य लागतें मतलब बाहर की लागतें। बाहर की लागतों से तात्पर्य ये है कि जब हम किसी चीज़ को बनाने के लिए बाहर से वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनको कि हम बाहर से हायर करते हैं, जिनको कि हम किसी तरीके का मेहनताना देते हैं, वो हमारे जो फैक्टर्स हैं उनको दिया जाने वाला जो पैसा है, वो जो लागत है, वो बाह्य लागतें या एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती हैं। अंतर्निहित लागतें क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, जैसे मान लीजिए कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, तो मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं, और साथ में मान लीजिए कि मैंने अपना ही पैसा भी उस वस्तु के प्रोडक्शन में लगाया हुआ है, तो मैं उस वस्तु के लिए जो पैसा लगाया है उसके लिए अलग से किसी तरीके के ब्याज का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करता हूं, तो ये जो लागत होती है ये क्या कहलाएगी, ये अंतर्निहित लागतें कहलाएंगी। तो बेसिकली अगर हम बात करें बाह्य लागतें और अंतर्निहित लागतों के बारे में, तो सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि जो बाह्य लागतें हैं, वो पैसा है, वो धनराशि है किसी वस्तु को बनाने में, वो खर्च है जो कि हम बाहर से हायर किए हुए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं। दूसरी तरफ जो अंतर्निहित लागतें हैं, या अंतर्निहित लागतें वो लागतें हैं जो हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे द्वारा ओन्ड हैं, जो हमारे खुद के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनकी जो लागतें होती हैं, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, उसको हम यहां पर अंतर्निहित लागतों के रूप में जानते हैं। इसके अलावा भी और तरीके की लागतें होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, या ये कह लीजिए कि हम उनको मोनेटरी टर्म में, मौद्रिक रूप में माप नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पैसा है और मैं उस पैसे से कुछ अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें खरीदने वाला था, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि मुझे वो पैसा बिजनेस में लगाना पड़ गया, किसी वस्तु के उत्पादन में लगाना पड़ गया। अब उस पैसे को लगाने पर मैंने जो अपना जो लग्जरी चीज़ें मुझे खरीदनी थी, या मुझे के लिए घूमने जाना था, उससे जो मुझे आनंद आने वाला था, मैंने उसको क्या किया, पोस्टपोन किया, या उस कष्ट को मैंने वियर किया। इस कष्ट का मौद्रिक मूल्य मापा नहीं जा सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री किसी तरीके का प्रोडक्शन करती है, और उस प्रोडक्शन से जो धुआं निकलता है, जो गैसेस वोमिट होती हैं, उनसे आसपास रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, लेकिन इससे होने वाली जो नुकसान है उसको भी हम मौद्रिक रूप में नहीं माप सकते हैं। तो इस तरीके की जो लागतें हैं, बहुत सारी और भी लागतें हैं जिनको कि हम मौद्रिक रूप में माप नहीं सकते हैं। तो सीधे सीधे हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट की। अब हम आ जाते हैं लागत जो है, जिसको कि हम कॉस्ट के बाद जो हम कॉस्ट कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। इसको अगर हम बाइफर्केट करें तो हम यहाँ पर मुख्यतः देखेंगे टोटल कॉस्ट, कुल लागत, इसको हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं,
इसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। इसके बाद टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, और अंतिम जो है वो है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत, कुल लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत। ये 7 कॉस्ट कंसेप्ट्स ऐसे हैं जिनको कि हमें इस क्लास में पढ़ना है। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। ये कहलाता है कुल स्थिर लागत है। ओके, इससे पहले जो है क्लास हुई थी परिवर्तनशील उत्पादों के नियम के बारे में जब हमने बात की थी, तो उसमें आपको ये पता चला था कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के संसाधन हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। एक परिवर्तनशील उत्पादन के संसाधन होते हैं और एक स्थिर उत्पादन के संसाधन होते हैं। और इनकी स्थिरता या परिवर्तनशीलता समय पर निश्चित करती है। जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं, कम समय की बात करते हैं, लघु काल की बात हम करते हैं, तो उस समय में एक जो उत्पादन का संसाधन होता है वो परिवर्तनशील होता है, बाकी अन्य संसाधनों को हम स्थिर संसाधन मानते हैं। जब हम दीर्घकाल की बात करते हैं तो हमारे सारे के सारे जो संसाधन हैं वो सभी परिवर्तनशील संसाधन होते हैं। तो अगर हम बात करें कि वो स्थिर लागतें कौन सी लागतें हैं, तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि स्थिर लागतें वो लागतें हैं जो कि स्थिर संसाधनों पर व्यय की जाए। वो पैसा, वो धनराशि जो किसी उत्पादन में स्थिर संसाधनों पर व्यय किया जाए वो स्थिर लागतें कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करनी है, तो सबसे पहले काम क्या होगा मेरा, एक बिल्डिंग लूंगा, मैं किराए पे ले सकता हूं या मैं अपनी बिल्डिंग बना सकता हूं, उसमें मशीनें इस्टेब्लिश करूंगा, मशीनें लगाऊंगा। अभी मैंने किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मशीनों को मुझे लगाना है। मशीनों पर जो पैसा व्यय हो रहा है वो मैं बेयर कर रहा हूं, मैं उसका भार वहन कर रहा हूं। इसी तरीके से मशीनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मैंने ले रखा है, उसका जो मिनिमम बिल है वो जा रहा है, लेकिन अभी मैंने किसी तरीके का कोई भी प्रोडक्शन शुरू नहीं किया है। तो जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है, उस जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर जो भी कॉस्ट बियर की जाती है वो स्थिर लागतें या फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती हैं। एक बार फिर से समझ लिए, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब यह है कि वो लागतें जो जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर एक मैन्युफैक्चरर को, एक एंटरप्रेन्योर को बियर करनी पड़ती हैं, वो स्थिति जब वो किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। स्थिर लागतों के अगर हम बात करें, इसके कर्व की बात करें, तो स्थिर लागत वक्र जो होता है, यहां हम दिखाते हैं उत्पादन एक्स एक्सिस पर, जो हमारा एक्स अक्ष है इस पर हम उत्पादन दिखाएंगे, और जो वाई एक्सिस है हमारा, इस पर हम लागतें दिखाएंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि यहां पर ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये जो टीएफसी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वक्र पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस जो है इसके समानांतर होता है। वो ये बताता है एक्स एक्सिस के समानांतर कि यहां पर आप जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर हैं तो भी, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर हैं तो भी आपको इतने के बराबर ओपी के बराबर कॉस्ट बियर करनी है। और आप उत्पादन बढ़ा रहे हैं या उत्पादन को कम कर रहे हैं, दोनों ही सूरतों में आपकी जो लागत है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ओपी पर ही फिक्स रहेगी। आपका उत्पादन OQ हो, OQ1 हो या OQ2 है। तो 2 महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित हमको याद रखनी है। पहली बात ये कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर उत्पादन जब हमारा शून्य होगा उस समय भी हमको लागत वहन करनी है। और दूसरा जो हमको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये कि उत्पादन बढ़ने या उत्पादन घटने के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, या ये कह लीजिए कि उत्पादन बढ़ाने घटाने पर स्थिर लागतें हमेशा स्थिर रहती हैं। ओके,
दूसरी जो हमारी लागत है वो है परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत या वेरिएबल कॉस्ट। देखिए वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील मतलब जिसमें परिवर्तन होता रहे। तो परिवर्तन होने का मतलब यह है कि जब हम उत्पादन को बढ़ाएंगे तो हमारी लागत बढ़ेगी, जब हम उत्पादन को कम करेंगे तो हमारी लागत कम होगी। ऐसे जो उत्पादन के संसाधन हैं जिनको उत्पादन बढ़ाने के साथ बढ़ाना पड़े, उत्पादन घटाने के साथ घटाना पड़े, उन पर जो पैसा खर्च किया जाएगा वो परिवर्तनशील लागत कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए कि सेटअप जमा लिया, मशीनें लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले लिया, अब रॉ मटेरियल लेकर के आना है। मान लीजिए कि हमको ये डस्टर बनाना है, तो इस डस्टर बनाने के लिए हमको ये प्लास्टिक चाहिए, हमको ये फोम चाहिए, इसके साथ में जो इसका होल्डर है वो चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अब ये सारी चीज़ें हम रॉ मटेरियल के रूप में लेकर के आएंगे और डस्टर का प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इन पर जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए अब हम जो लेबर बुला करके ले आएंगे, उन पर जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, ये सारा पैसा परिवर्तनशील लागत का भाग होगा। क्योंकि ये कब लगेगा, जब हम उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो एक बात ये क्लियर है कि परिवर्तनशील लागतें वो लागतें हैं जो उत्पादन बढ़ाने पर बढ़ेंगी और उत्पादन घटाने पर घटेंगी। अगर आप उत्पादन शून्य कर देते हैं तो परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ परिवर्तनशील लागतें बढ़ती जाएंगी। इसको अगर हम रेखा चित्र में दिखाना चाहें तो हम यहाँ पर y एक्सिस पर लागतें दिखाएंगे, इधर उत्पादन दिखाएंगे, और ये हमारा TVC या टोटल वेरिएबल कॉस्ट या कुल परिवर्तनशील लागत का वक्र बनता है, जो कि उल्टे इस आकार का होता है। ये बताता है कि जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ हमारी जो लागतें हैं वो बढ़ती जाएंगी। अच्छा, इसमें आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि ये वक्र पहले ऐसे गया है, फिर ऐसा डाउन हुआ है और फिर तेजी से बढ़ा है। ये इसका जो ये संबंध है, इसका जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट इसके परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के जो विभिन्न चरण थे, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था एवं तृतीय अवस्था, उससे ये रिलेट करता है कि किस तरीके से हम स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों को कंबाइन करते हैं, किस तरीके से उनका एक साथ उपयोग करते हैं। उसकी वजह से इसमें लागतों के जो बढ़ने और घटने का जो क्रम है वो बदलता रहता है। इसी तरीके से जब हम कुल लागत की बात करते हैं, कुल लागत की बात करते हैं या हम जब टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, तो टोटल कॉस्ट, अब जैसा आपने देखा कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। उसमें से ही कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे हैं जो स्थिर लागतों में होते हैं, स्थिर जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमको ये पता चलता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में कुल कितनी लागत लगी है। तो हम यहाँ पर सिंपली ये कर सकते हैं कि जो कुल लागत है, इस कुल लागत को हम TFC प्लस TVC से मेंशन कर सकते हैं कि किसी वस्तु के उत्पादन में परिवर्तनशील संसाधनों प्लस स्थिर संसाधनों पर जो पैसा व्यय किया गया है वो कुल लागत कहलाएगा। तो TC इज इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो बनेगा TC इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC, और कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत दोनों को जोड़ करके हमको यहाँ पर TC मिल जाएगा। अगर हम इसको डायग्राम में दिखाना चाहें, रेखा चित्र में दिखाना चाहें, तो हम ये दिखा सकते हैं। इधर लागत, x एक्सिस पर हम उत्पादन दिखा सकते हैं, y एक्सिस पर लागत दिखाएंगे, और ये जो हमारा कर्व होगा ये ऐसा बनेगा, ऐसा। अब ये कर्व ऐसा क्यों है, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये देखेंगे इस कर्व को, तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो आपका कुल स्थिर जो लागत का जो वक्र था वो कहां से शुरू हो रहा है, ओरिजिन के ऊपर से शुरू हो रहा है। आपकी कुल परिवर्तनशील लागत का जो कर्व है, जो वक्र है, वो कहां से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से शुरू हो रहा है। और आपका जो कुल उत्पादन, जो कुल लागत का वक्र है, ये ओरिजिन के ऊपर से शुरू हो रहा है। ऐसा क्यों होता है ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां से यहां तक जब उत्पादन शून्य है,
उस उत्पादन शून्य होने की अवस्था में भी, स्थिति में भी आपको जो स्थिर लागत है, जो स्थिर संसाधन है, उन पर जो व्यय है उसको आपको बेयर करना पड़ेगा। और इसके साथ में जब आप उत्पादन बढ़ाएंगे तो उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ में फिर धीरे धीरे से आपका जो परिवर्तनशील लागत है वो उसके साथ जुड़ता जाएगा, तो ये आपका टोटल कॉस्ट कर्व या कुल लागत वक्र आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको आप देखना चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं कि ये हमने यहां पर बना दिया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और ये हमने बना दिया, क्या बनाया, ये बनाया हमने टीवीसी। तो आप देख सकते हैं कि ये टीसी, ये जो टीवीसी है और ये जो टीएफसी है, दोनों मिल करके टीसी का निर्माण करते हैं। अब इस रेखा चित्र में एक जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हमेशा टीसी और टीवीसी ये एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, यानी इसके बीच का जो अंतर होगा, जो गैप होगा टीसी और टीवीसी के बीच का, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा? इसलिए बराबर रहेगा क्योंकि ये जो टीएफसी है, ये टीएफसी उत्पादन बढ़ाने के या उत्पादन घटाने के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये एक बार स्थिर हो गई तो फिर ये हमेशा स्थिर ही रहेगी। तो अगर आप ऐसे देखें कि आप इतना इसको स्ट्रिप काट के और इसके ऊपर आप पेस्ट करें तो आपको ये नया वाला स्ट्रिप, नया वाला कर्व जो है ये मिल जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है द गैप बिटवीन टीसी एंड टीएफसी, टीसी एंड टीवीसी रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ टीएफसी। तो ये टीसी टीवीसी के बीच का जो गैप है ये टीएफसी को बताता है। टीसी और टीवीसी कर्व एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। टीसी कर्व हमेशा ओरिजिन के ऊपर से शुरू होगा, टीवीसी कर्व हमेशा ओरिजिन से शुरू होगा, टीएफसी कर्व ओरिजिन के ऊपर से शुरू होगा, लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ भी वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं औसत लागत पर। औसत लागत के भी तीन रूप हैं। पहला है औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत ये कहलाता है AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? देखिए, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया मैंने कहा कि मेरी इनकम 10 रुपये है, मेरे भाई की इनकम 20 रुपये है, हमारी औसत आय बताइए। तो हम क्या करेंगे, 10 + 20 बराबर डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 15 रुपये हमने एवरेज निकाल दी। तो इसी तरीके से जब हम औसत लागत निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी कुल लागत कितनी लगी है और हमने टोटल प्रोडक्शन कितने यूनिट का किया है। तो टोटल जो कॉस्ट है उसको आप टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए, आपको औसत लागत मिल जाएगी। अब इसी तरीके अगर औसत स्थिर लागत निकालनी है तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, इस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आप टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 60 रुपये है और आपने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो आपको यहाँ पर जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगी वो 6 रुपये मिलेगी। इसी तरीके से मान लिया 60 रुपये थे और आपने टोटल प्रोडक्शन 20 यूनिट का किया, तो जो एफसी है वो 3 रुपये हो जाएगी। इसी तरीके से मान लिया आपने 60 किया और आपने यहाँ 30 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो 2 रुपये हो जाएगी। तो इस तरीके से जब भी हमको औसत स्थिर लागत या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू को पता करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, तो हमको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरीके से जब इसको हम डायग्राम में लेकर के आते हैं तो जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है ये हमेशा कैसा होता है, ऐसा गिरता हुआ AFC, ये एक्स है, यहाँ पर हम उत्पादन दिखाते हैं और यहाँ पर हम लागत दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि ये जो कर्व है ये लगातार गिरता हुआ है, ये बल्कि ऐसा होता है, बहुत तेजी से गिरता हुआ होता है। और इसमें आपको एक ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि ये कर्व हमेशा गिरता हुआ होगा, लेकिन ये कभी भी इस अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा, कभी भी एक्सिस को टच ये कर्व नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टीएफसी की जो वैल्यू है ये 0 नहीं होती, एएफसी की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। जैसे मान लिया अगर टीएफसी केवल 1 रुपये है और आपने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 0.00
1 आएगी। इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली जीरो कभी नहीं होता, और एक्सिस टच करने का मतलब ये हो जाएगा कि FC की जो वैल्यू है वो कंप्लीटली जीरो हो गई। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये FC वक्र जो है ये नीचे की तरफ गिरता जाएगा, लेकिन ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। दूसरा हम लेते हैं औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत ये कहलाता है ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब हम एवरेज, जैसा हमने देखा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड किया तो हमको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिली। ऐसे ही ABC को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। जितने यूनिट्स का उत्पादन हमने किया है उससे हम क्या करेंगे, कुल परिवर्तनशील लागत जो हमारी है उसको हम कुल उत्पादन से डिवाइड कर देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि प्रति यूनिट या औसत परिवर्तनशील लागत की वैल्यू कितनी है। जैसे मान लीजिए कि टोटल जो है जो वेरिएबल कॉस्ट है ये इसकी वैल्यू 100 रुपये है और हमने 50 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो 2 रुपये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी। अब इसको अगर हम डायग्राम में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका जो रेखा चित्र बनेगा, यहाँ पर हम दिखाएंगे एक्स एक्सिस पर उत्पादन, वाई एक्सिस पर हम दिखाएंगे लागत, और इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसको हम बोलते हैं यू शेप। यू शेप मीन्स ऐसा। पहले जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो पहले क्या हो रही है, पहले घट रही है, फिर अपने मिनिमम बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर क्या हो रही है, बढ़ने लगती है। तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब इसके बाद अगर हम देखें एवरेज कॉस्ट या औसत लागत। औसत लागत की अगर हम बात करें तो जैसे यहां पर हमने AFC निकालने के लिए TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट किया, ABC निकालने के लिए TBC डिवाइडेड बाय आउटपुट किया, ऐसे ही AC निकालने के लिए हम TC डिवाइडेड बाय आउटपुट लिख देते हैं। तो टोटल कॉस्ट, जितनी भी टोटल कॉस्ट है, जितना भी कुल लागत है, उस कुल लागत को हमने क्या किया, कुल उत्पादन से भाग कर दिया उसका, तो हमको ये पता चल गया कि औसत लागत या प्रति इकाई लागत कितनी आ रही है। प्रति इकाई लागत मतलब एक एवरेज जो है वो एक यूनिट बनाने की कितनी लागत आई है। अगर TC AC कर्व को अगर हमको डायग्राम में देखना है तो हम ये देख सकते हैं, उत्पादन वाई एक्सिस पर हम लागतें दिखाएंगे, और ये कर्व जो होता है ये भी यू शेप कर्व होता है, ये AC होता है। अब आपने देखा कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये भी यू शेप कर्व है, और जो एवरेज कॉस्ट है ये भी यू शेप कर्व है, ये दोनों ही यू शेप कर्व है। लेकिन इसको बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इसके कंपैरिजन में जो एवरेज कॉस्ट कर्व है इसकी जो गहराई है, इसका जो यू शेप है वो ज़्यादा डीप होता है। और ये कॉस्ट के शेप ऐसे क्यों होते हैं, ये आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा कि जो डिफरेंट फेजेस होते हैं उत्पादन के, किस तरीके से कौन सा फेज सबसे अच्छा उत्पादन के लिए माना जाता है, किस तरीके से लागतों में कमी आती है, किस तरीके से जो उत्पादन है बढ़ता हुआ घटता हुआ मिलता है, उससे ये रिलेट करता है। अगर हम इन दोनों डायग्राम को एक में बना के देखें, किसको, AC को और ABC को, तो आप देखेंगे ये AC है और ये ABC है। ये दोनों डायग्राम आप देख सकते हैं, इनका थोड़ा सा कंपैरिजन जब आप इसको बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है इसमें, बनाते समय देखिए डायग्राम बनाते समय आपको लगता है कि ये डायग्राम बिल्कुल सही बना है, लेकिन बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनसे आपका डायग्राम गलत हो सकता है, तो आपको वो बातें ध्यान रखनी है। मुख्य बातें क्या है कि जब आप ये दोनों डायग्राम एक साथ बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो AC का मिनिमम पॉइंट है वो ABC के मिनिमम पॉइंट के बाद आएगा।
इसका मतलब जो ABC है इसका मिनिमम बिंदु, इसका न्यूनतम बिंदु AC के न्यूनतम बिंदु से पहले आएगा। दूसरा, इसके बीच का जो ये गैप है, ये गैप लगातार कम होता जाएगा। कम क्यों होता जाएगा? क्योंकि आपने देखा कि ये जो FC है, ये FC लगातार क्या हो रही है, घटती जा रही है। जैसे जैसे ये गैप कम होता जा रहा है वैसे वैसे इनके बीच का गैप कम होता जा रहा है, क्योंकि इसके बीच का ये जो गैप है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है AFC की वैल्यू। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि AC एंड ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, सही है या गलत है? तो आपको बताना है कि जी नहीं, AC और ABC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते AC और ABC को इंटरसेक्ट? क्योंकि इसके बीच का जो अंतर है ये AFC को बताता है और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होती है। तो ये आपका एवरेज कॉस्ट है। अब इसके बाद हमारे पास जो एक कॉस्ट बनता है वो है मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉस्ट कंसेप्ट में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम उत्पादन शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते हैं, हर बार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा लागत लगानी पड़ती है। तो मार्जिनल का मतलब यह है, सीधा सा अगर हम मार्जिनल के शाब्दिक रूप पर जाएं तो हम ये कह सकते हैं अंतिम। मार्जिनल से मतलब अंतिम इकाई। अब सीमांत का मतलब हो गया अंतिम इकाई, तो अंतिम इकाई को बनाने में जो लागत लगती है वो कहलाएगी सीमांत लागत। मान लीजिए कि मैंने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया और इस पर 100 रुपए खर्च किए, 100 रुपए लागत लगाई 10 यूनिट के प्रोडक्शन पर। अब 11वीं यूनिट के प्रोडक्शन के लिए हमारा जो कुल लागत है वो बढ़ करके हो गया 120 रुपए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए हमने यहां पर 20 रुपए और लगा दिए। इसी तरीके से मान लीजिए हमने 12वीं यूनिट बनाई तो हमारा जो कुल लागत था वो बढ़ करके हो गया 135 रुपए। इसका मतलब यह है कि हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट गेन करने के लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए यहां पर हमने 15 रुपए और खर्च कर दिए। इसी तरीके से हो सकता है कि हम एक एक्स्ट्रा यूनिट और गेन करने के लिए हमारी जो कुल लागत है वो 155 रुपए हो जाए। मतलब यह है कि हमने एक यूनिट बनाने के लिए 20 रुपए फिर और खर्च कर दिए। तो हर बार एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन के लिए हम कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, कितनी लागत लगा रहे हैं, कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, ये सीमांत लागत से हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर से समझ लिए सीमांत लागत का कंसेप्ट। सीमांत का मतलब है अंतिम इकाई के उत्पादन पर जो भी पैसा आप लगा रहे हैं, या अंतिम कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा यूनिट के उत्पादन के लिए आप जो एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हैं, या आपके टोटल जो टोटल कॉस्ट है, उस टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा या सीमांत लागत कहलाएगा। जो सीमांत लागत वक्र होता है, ये सीमांत लागत वक्र भी यू शेप होता है। ऐसा MC जो है ये भी यू शेप होता है। इधर हम लागतें दिखाते हैं, इधर हम उत्पादन दिखाते हैं एक्स एक्सिस पर, और ये भी क्या होता है? यू शेप होता है। पहले सीमांत लागत भी पहले नीचे जाती है, फिर न्यूनतम पर पहुंचने के बाद ऊपर जाती है। यानी सीमांत लागत पहले घटेगी, न्यूनतम पहुंचेगी और फिर सीमांत लागत बढ़ना शुरू करेगी। तो ये हमारे 7 कंसेप्ट थे जिनको हमने अलग अलग देखा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है और टोटल कॉस्ट क्या है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ऐसा भी रिलेशन आता है कि कुछ टेबल्स आपको दे दी जाती है और टेबल में कुछ मिसिंग वैल्यूज होती हैं और आपसे कहा जाता है कि ये वैल्यूज फिल करिए, या आपको कुछ वैल्यूज दे दी जाती है और कहा जाता है कि TC दिया हुआ है, आपको TVC निकालना है, MC निकालना है, AC निकालना है, AVC निकालना है। तो ये आप कब निकाल पाएंगे? जब आपको ये पता होगा कि किस तरीके से हम इन कॉस्ट को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो हम एक बार यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम एक कॉस्ट से दूसरी कॉस्ट को निकालेंगे। उससे पहले हम मार्जिनल कॉस्ट को थोड़ा फॉर्मूले से समझेंगे। मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो है TCN - 1।
ये मार्जिनल कॉस्ट निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। ये दो फॉर्मूले आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। टोटल कॉस्ट एन, एन इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट, और एन माइनस 1 यानी जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर यूनिट लिखी 1 2 3 4 5, यहाँ आपने लिखा 50 60 75 90 95 125। अब आपको ये निकालना है, यहाँ पर ये क्या है, ये टोटल कॉस्ट दी हुई है और ये आपका आउटपुट दिया हुआ है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इसका मार्जिनल कॉस्ट निकालिए। तो इसका मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। इस फॉर्मूले पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि टी सी एन माइनस 1, एन क्या है, आपकी यूनिट्स हैं, आउटपुट है, और एन माइनस 1 क्या है, जो आउटपुट है उससे पहली वाली यूनिट है। मान लीजिए हमने कहा कि आपको जो है वो चौथी यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, एमसीआई एट 4th लेवल ऑफ आउटपुट। तो एन क्या होगा, आपका 4 होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे TC4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा TC4 माइनस TC3। तो TC4 क्या है 95 और TC3 क्या है 75। तो आप ये कह सकते हैं कि जो चौथी यूनिट को बनाने में जो एक्स्ट्रा लागत लग रही है, जो मार्जिनल कॉस्ट है इसकी, वो कितना है, 20 रुपये है। इसी तरीके से मान लिया हमने आपसे कहा कि ये चौथी यूनिट की बजाय आप दूसरी यूनिट की निकालिए। मान लिया आपको दूसरी यूनिट के लिए निकालने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे TC2 माइनस TC2 माइनस 1, TC2 माइनस TC1, तो TC2 कितना है 60 और TC1 50, तो 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। तो आप बता सकते हैं कि जो दूसरी यूनिट है, सेकेंड यूनिट के आउटपुट का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितना है, 10 रुपये। इस तरीके से आप मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से TVC है, TVC भी TC के, अगर मान लिया कि यहाँ पर 10 रुपये हम ये कह दें कि ये 10 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट है, तो यहाँ पर आपकी TVC कितनी बचेगी, TVC आपकी बचेगी 40, यहाँ पर बचेगी 50, यहाँ पर बचेगी 65, यहाँ पर बचेगी 85 और यहाँ पर बचेगी 115। तो आप सीधे सेकेंड यूनिट के लिए हमने निकाला था, तो TVCFC भी आप देख सकते हैं 50 माइनस 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये 60 की बजाय ये हो जाएगा 50 माइनस 40, तो भी ये 10 रुपये आएगा। तो इसलिए दो फार्मूले TCN माइनस TCN माइनस 1 और TVCN माइनस TVCN माइनस 1, ये दो फार्मूले लेकर के हम मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। अब हम एक बार सारे फॉर्मूले एक साथ लिख करके देखेंगे, जिससे कि ये आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से फॉर्मूले से हम किन किन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट का पहला फार्मूला है TFC प्लस TVC, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका दूसरा फॉर्मूला है AC मल्टीप्लाइड बाई आउटपुट। अगर एवरेज कॉस्ट को कुल आउटपुट से, जो टोटल आउटपुट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको यहाँ पर ये TC मिल जाएगा। इसका तीसरा फॉर्मूला यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, आप लिख सकते हैं AFC इंटू Q प्लस AVC इंटू Q। ये क्या है, ये AFC इंटू Q किसके बराबर हो जाएगा, TFC के बराबर, और ये AVC इंटू Q किसके बराबर हो जाएगा, TVC के बराबर। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो भी आपको यहाँ पर TC मिल जाएगा। दूसरा हम लेते हैं TFC। TFC क्या होता है, ये TC माइनस TVC होता है। क्यों, TVC प्लस TFC बराबर TC। तो अगर मान लीजिए कि हमको ये पता करना है तो हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो यहाँ TFC इक्वल टू TC माइनस TVC। दूसरा फार्मूला इसका ये है कि ये जो AFC है, इस AFC को आप आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, उस एवरेज फिक्स कॉस्ट को आप क्या करेंगे, आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पर TFC मिल जाएगा। इसी तरीके से जो TVC है, ये होता है TC माइनस TFC। टोटल कॉस्ट से अगर आप टोटल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू को निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा TVC। या यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इसको अगर आप आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको TVC मिल जाएगा। TVC निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो ये है कि जितने भी मार्जिनल कॉस्ट की जो भी वैल्यूज़ हैं
उन सारी वैल्यूज को आप क्या करें, टोटल कर दीजिए। ये एक्चुअली सिग्मा है, ये क्या है, ये है सिग्मा। समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरीके से यहाँ पर टीसी में भी आप इसको लिख सकते हैं कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्लस टीएफसी। ये जो समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट है ये किसके बराबर हो जाएगा, टीवीसी के, और टीवीसी प्लस टीएफसी करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर टीसी मिल जाएगा। तो समेशन एमसी हो गया। इसके बाद आप आ जाइए एवरेज कॉस्ट पर। एसी जो है वो होता है एएफसी प्लस एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दोनों मिला करके एवरेज कॉस्ट की वैल्यू को निकालेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट है इसको आप लिख सकते हैं, जो टोटल कॉस्ट है इस टोटल कॉस्ट को अगर आप आउटपुट से डिवाइड कर दें, टोटल कॉस्ट को अगर आप आउटपुट से डिवाइड कर दें तो भी आपको यहाँ पर एवरेज कॉस्ट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये जो टोटल कॉस्ट है इस टोटल कॉस्ट को आप क्या करेंगे, आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो आपको एसी मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एएफसी की बात करें तो ये हो जाता है एसी माइनस एवीसी, एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो ये है कि टीएफसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। जैसे यहाँ पर हमने एसी निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड किया था, ऐसे ही हमने यहाँ क्या किया, एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा एवीसी। एवीसी क्या होता है, एसी माइनस एएफसी, एएफसी। एवरेज कॉस्ट से अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को निकालते हैं तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू निकल के आती है। इसी तरीके से यहां पर जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इसको भी अगर हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहां क्या मिल जाएगा, हमको यहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमने आपको बताया कि एक फार्मूला तो है टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1 यूनिट्स। दूसरा फार्मूला हमारे पास जो है वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। तो ये इस तरीके से हम जो भी कॉस्ट कंसेप्ट हैं हमारे, उन कॉस्ट कंसेप्ट को हम यहाँ से, अगर आपको इतने फार्मूले ये पता है, अच्छा ये जो फार्मूले हैं इनको याद नहीं करना है बल्कि इनको समझना है। ये जो फार्मूले हैं इनको आप अगर समझते हैं कि कहाँ से एक फार्मूले से दूसरे फार्मूले को हम निकाल सकते हैं, कहाँ से एक वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम तीसरी वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो आप इजीली ये चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने कोई भी टेबल आ जाए, कैसी भी टेबल आ जाए, तो उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली किसी भी तरीके की टेबल में कहीं से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप टेबल फिल कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पेपर में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वैल्यूज आपसे टेबल में फिल करने के लिए पूछी गई हों केवल आप उन्हीं वैल्यू के कॉलम्स को बनाएं। हो सकता है आपसे टीएफसी, टीवीसी एंड एमसी निकालने के लिए कहा गया हो, लेकिन वो तब तक नहीं निकलेंगी जब तक कि आप एवीसी या एएफसी की एक एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि केवल उसी में नहीं उलझे रहना है, बल्कि आपको अगर कहीं लगता है कि एक एक्स्ट्रा कॉलम बना करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। अब हम एक जो और इम्पॉर्टेंट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, एक क्वेश्चन आता है मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, इन तीनों का एक डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कैसा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से देख लेंगे। इस एक्सिस पर हम दिखाएंगे उत्पादन और इस एक्सिस पर हम दिखाएंगे लागत, और यहां पर हम देखेंगे कि जब हम ये डायग्राम बनाएंगे तो हम सबसे पहले हम बनाएंगे एवरेज कॉस्ट, उसके बाद हम बनाएंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये ध्यान रखते हुए बनाएंगे कि ये जो एवरेज कॉस्ट के बाद एवरेज वेरिएबल बना रहे हैं इनके मिनिमम पॉइंट्स का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि इसके मिनिमम पॉइंट से पहले इसका मिनिमम पॉइंट आ जाना चाहिए। और फिर जो तीसरा हम बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट, उसका मिनिमम पॉइंट इन दोनों से पहले आना चाहिए। ये जो मार्जिनल कॉस्ट है इसका जो मिनिमम पॉइंट है ये इन दोनों से भी पहले आना चाहिए। और
ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, यानी दोनों कर्व के जो मिनिमम पॉइंट्स हैं उनको इंटरसेक्ट करता हुआ ऊपर की ओर जाना चाहिए। ये जो बेसिक इसमें जो है जो गलतियां होती हैं वो ये होती हैं बनाते समय कि हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, कभी हमारा ये कर्व यहाँ से इंटरसेक्ट करता है, कभी हमारा ये कर्व यहाँ से इंटरसेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में ये डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। दूसरी चीज कि इनके बीच का जो गैप है ये लगातार घटता जाएगा, लेकिन ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या एक दूसरे के साथ कभी भी ये मिलेंगे नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस पूरे कॉस्ट एनालिसिस का, जहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें से क्वेश्चन आता है इनके बीच में रिलेशनशिप लिखने के लिए कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एमसी-एसी या एमसी-एवीसी या एवीसी-एमसी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम ड्रा करना है। डायग्राम ड्रा करने के बाद आपको ये देखना है कि जो कर्व हैं इन कर्व के मूवमेंट क्या हैं, उस मूवमेंट के बेसिस पे आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको इस कर्व के बारे में लिखना है, किसके, एसी और एवीसी के बारे में हमको लिखना है, इन दोनों का रिलेशन बताना है। तो हम लिखेंगे कि एसी और एवीसी कर्व दोनों यू शेप कर्व होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि जैसे जैसे पहले एसी कर्व गिरता है अपने मिनिमम पर पहुंचता है, लेकिन उस समय एसी कर्व भी, एबीसी कर्व गिरता है और अपने मिनिमम पर पहुंचता है, उस समय एसी कर्व भी गिरता हुआ होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि एबीसी अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद, न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के बाद बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन एबीसी अभी भी गिरता हुआ होता है। और अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि फिर एसी जो है वो अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचता है और एसी और एवीसी दोनों बढ़ने लगते हैं। तो इस तरीके से आप 4 पॉइंट इसके बारे में बता सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि दो कर्व के बारे में लिखने के लिए कहा जाए, ये MC है और ये AVC है, इनके बारे में मान लीजिए लिखने के लिए कहा जाए कि इनका रिलेशन बताइए, तो भी वही बताएंगे आप कि ये जो MC कर्व है ये भी गिरता है पहले और AVC भी गिरता है। MC अपने मिनिमम पर पहुंचता है और बढ़ने लगता है, लेकिन AVC अभी भी गिरता हुआ होता है। फिर AVC अपने मिनिमम पर पहुंचता है जहां पर MC उसको नीचे से कट करता है और उसके बाद MC और AVC दोनों एक साथ बढ़ने लगते हैं, लेकिन AVC के बढ़ने की जो गति होती है वो MC के बढ़ने के कंपैरिजन में कम होती है। तो इस तरीके से तीसरा अगर मान लीजिए डायग्राम आप लेते हैं, मान लीजिए कि आपको AC और MC के बारे में लिखने के लिए कहा जाए, तो भी आप बता सकते हैं इसको कि MC कर्व पहले गिरता हुआ होता है, तब AC भी गिरता हुआ होता है, फिर MC अपने मिनिमम पर पहुंचता है, AC तब भी गिरता हुआ होता है, जब MC मिनिमम पर पहुंचने के बाद बढ़ने लगता है। फिर यहाँ आप बताएंगे कि ये इसके मिनिमम पर पहुंचने के बाद ये दोनों बढ़ने लगते हैं, लेकिन AC के बढ़ने की जो गति होती है वो AVC के बढ़ने के कंपैरिजन में, MC की जो गति होती है ये AC के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब भी कभी आपसे डायग्राम्स के बीच में या जो एवरेज कॉस्ट कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व या फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, AC है, AVC है, जो भी है, इनके बीच में अगर लिखने के लिए आता है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, एक डायग्राम ड्रा करना होगा। और डायग्राम ड्रा करने के बाद आपको ये देखना होगा कि क्या मूवमेंट है, और मूवमेंट के साथ में आपको जो मूवमेंट है इसको इजीली आप लिखेंगे। तो ये आज का हमारा कॉस्ट एनालिसिस था। अगली जब भी क्लास होगी तो हम रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, और जो आगम है, आगम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ लागत होती है तो दूसरी तरफ उस सामान को बेचने के बाद आगम भी होती है। तो अभी हमने लागत के बारे में डिस्कशन किया है, अब हम आगम के बारे में अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। कार्यक्रम क्लासरूम, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 7, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013।